नमस्कार, हिंदी ग्लोबल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास और हिंदी साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे जो एग्जाम में आने में महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एग्जाम में आता ही है अधिकतर। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? आचार्य शुक्ल ने, गारसा दत्तौशी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिवसिंह सेंगर ने। तो आप सभी को पता है कि गारसा दत्तौशी ने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन का परंपरा शुरू किया था। काशी नागरिक प्रसारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित किया गया? तो ये 16 खंडों में, इसको याद रखिएगा। ठीक है, मैं केवल आंसर पे ही टिक करते जा रही हूँ, सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि टाइम लगता है फिर। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा मिश्र बंधुओं ने किस ग्रंथ के द्वारा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो इन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, आप सभी को पता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन से पूर्व किस प्रसिद्ध ग्रंथ में हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है? तो आपको पता है कि इसमें 84 वैष्णवन की वार्ता जो गोकुलनाथ ने लिखी थी वल्लभाचार्य के शिष्यों पर, इसमें मिलता है कवियों के जीवन वृत्त और उनके कृतित्व का परिचय। ठीक है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित होने से पूर्व आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस रूप में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो था वो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा का सर्वोच्च स्थान किस लेखक को मिला है? तो आचार्य शुक्ल को ही मिला है, इन्होंने सबसे अच्छा लिखा था। गारसा दत्तासी ने इस्तवार द लाल हिंदुस्तानी ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो इन्होंने फ्रेंच भाषा में की थी, आप सभी को पता है। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति विधेयवादी है। ठीक है, साहित्य इतिहास दर्शन नामक डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का ग्रंथ है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के कालों के नामकरण का आधार क्या रहा? तो नामकरण का जो आधार रहा वो युग प्रवृत्ति रहा। ठीक है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाकजाल मनुष्य की दुर्गतिहीनता और परमुखोपेक्षिता से बचा न सके, जो हृदय को परम पर दुख संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। साहित्य इतिहास का साधारण इतिहास से इस माने में भिन्न होता है कि इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को नहीं लिया जाता। शासन सत्ता के क्रमिक वर्णन से विचारधारी पुरुषों, तो इसमें जो ये देश विदेश वाला है ना, ये होगा देश विदेश की राजसत्ताओं के उत्थान पतन की चर्चा न कर उसकी मानव हित विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है इसमें साहित्य इतिहास में। ठीक है, साहित्य का इतिहास साहित्य के बारे में। हिंदी कवियों के रचनाकारों की रचनाओं के संबंध में गारसा दत्तासी ने 1839 में, मौलवी करमुद्दीन ने 1848 में और शिव सिंह सेंगर ने 1883 में, जॉर्ज ग्रियर्सन ने 1889 में, 88 भी कहीं कहीं मिलता है, इतिहास ग्रंथ प्रकाशित किया। कालक्रम के बाद का होने पर भी ग्रियर्सन के ग्रंथ को हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी पूर्ववर्ती इतिहास ग्रंथों से विशाल है। रचनाकार कालक्रम अनुसार सुसंबद्ध करने की विश्लेषण यही सही है, दूसरा वाला सही है, इसमें कालक्रम अनुसार व्यवस्था की गई है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों में हिंदी भाषा का अपना रूप भिन्न भिन्न होता रहा है। ऐसी दशा में उसे एक ही भाषा के साहित्य का इतिहास इसलिए कहा जाता है कि हिंदी भाषा का मूल, पहला ऑप्शन सही है, हिंदी भाषा का मूल स्वरूप बराबर एक ही रहा है, भले ही भिन्न भिन्न समयों में उसका कोई एक रूप प्रधानता पा गया हो। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत नामक इतिहास ग्रंथ के रचनाकार का नाम है। हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। मिश्र बंधु विनोद में है तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। तो ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं ट्रिक भी बताई हूँ आपको। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक करने वाले लेखक हैं तो ये हैं किशोरी लाल गुप्त। आगे हम आदिकाल पे एमसीक्यू कर रहे हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहला प्रश्न है इसमें कि इस आलोचक ने आदिकाल को बीजवपन काल के नाम से अभिहित किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। ठीक है, सरापा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने माना है, डॉक्टर नगेंद्र ने और राहुल सांकृत्यायन ने, और सबसे पहला सबके हिसाब से भी। ठीक है,
माना जाता है सरहपा को? आचार्य शुक्ल ने हिंदी मतलब सर्वसम्मति ढंग से, बाकी सबके हिसाब से अलग है। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को किस नाम से अभिहित किया? तो इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के अंतर्गत किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। आदिकालीन कृति ढोला मारूरा दोहा गणना किस साहित्य के अंतर्गत की जाती है? तो ये लौकिक साहित्य है। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुईपा, शबरपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? तो ये सब सिद्ध साहित्य से संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो को महाकाव्य माना है और महाकवि चंद्रवरदाई को माना है। आदिकाल की रूढ़ियों और परंपराओं और प्रवृत्तियों को समझने में किस पुस्तक से सहायता मिलती है? तो ये जो मिलता है वो प्राकृत पैंगलम से मिलता है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता किसे माना जाता है? तो चंद्रवरदाई को माना जाता है। रासो काव्य परंपरा में गेय काव्य कौन सा है? तो गेय काव्य जो लिखा गया है वो विशल देव रासो है और ये श्रृंगार काव्य भी इसको कहा जाता है। दामोदर शर्मा द्वारा लिखित उक्ति व्यक्ति प्रकरण किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये व्याकरण ग्रंथ है। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? तो काव्य की अमीर खुसरो जो थे वो सबसे पहले खड़ी बोली का इस्तेमाल किए थे, उपयोग किए थे। आदिकालीन श्रीलंकृत कृति का नाम क्या है जिसे गद्य पद्य मिश्र चंपू काव्य के प्राचीनतम हिंदी कृति माना गया है? तो राउल वेल रोड़ा कवि का। अमीर खुसरो किस तरह की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं? जिन्होंने पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी हुई हैं। आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे पिंगल शैली या डिंगल शैली भी मिलता है। वीर रस में डिंगल शैली मिलता है और बाकी श्रृंगार काव्य में पिंगल शैली मिलता है। आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के, यहाँ पे देखो क्या पूछा हुआ है कि वीर रस की रचनाओं में, ठीक है, वीर रस में डिंगल शैली मिलता है। आदिकाल के किस पंथ से भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ है? तो नाथ पंथ से हुआ है संत मत का। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का नामकरण किस रूप में किया है? तो इन्होंने संधिकाल और चारण काल नाम दिया है। नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। कीर्तिलता और कीर्तिपता का किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये विद्यापति की रचनाएं हैं। 10वीं से 14वीं शताब्दी का काल जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसको देख लीजिएगा। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा देने वाले विद्वान कौन थे? तो आदिकाल को चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है। जैन साहित्य की रास परंपरा के प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास का रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरी हैं। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो शिव सिंह सेंगर ने प्रथम कवि हिंदी का पुष्य या पुण्य नामक कवि को माना है। जय मयंक जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? तो जय मयंक जस चंद्रिका जो है वो मधुकर कवि की रचना है। भरथरी जलंधरीपाव किस साहित्य से संबंध है? तो ये सिद्ध साहित्य से, अच्छा नहीं, भरथरीनाथ साहित्य से संबंध है। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो जो रासो का साहित्य है ना, इसकी प्रामाणिकता जो है वो संदिग्ध है मानी जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गाथा को किस भाषा का प्रमुख छंद माना है? तो गाथा जो है प्राकृत भाषा का प्रमुख छंद है। वर्ण रत्नाकर किस प्रकार की कृति है? तो वर्ण रत्नाकर जो है वो गद्य कृति है, ठीक है। तो आगे अभी हम भक्ति काल पे भी देख लेते हैं क्वेश्चंस। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्तियाँ किसने लिखी हैं? तो ये रैदास की पंक्ति है। गुरु ग्रंथ साहिब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? तो गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर की भी रचनाएं संकलित है और रैदास की भी हैं, ठीक है। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो तुलसीदास की रचना है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं स्वामी हरिदास माने जाते हैं। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या मानी जाती है 12। प्रेम वाटिका किसकी है? तो ये रसखान की है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाहरी विधान की प्रधानता रही। यह कथन हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य शुक्ल का है। मेरे दो तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मीराबाई का है।
निम्नलिखित में से कौन सा संत कवि नहीं है? दादू, सुंदरदास, श्रीधर पाठक नहीं है, कबीरदास हैं। निम्नलिखित कवियों में अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो रैदास नहीं है, नंददास, चतुर्भुज दास और कुंभन दास हैं। पद्मावत में उल्लिखित, मैं ये इस पे अष्टछाप के कवियों पे आपको शॉर्ट्स भी वीडियो बना के सेंड की हुई हूँ, आप जाके वहाँ पे देख लीजिएगा कौन किसके अंतर्गत, कौन विट्ठलनाथ के शिष्य थे और कौन वल्लभाचार्य के शिष्य थे। ठीक है। पद्मावत में उल्लिखित राजा रत्नसेन कहाँ के राजा थे? तो राजा रत्नसेन जो थे वो चित्तौड़गढ़ के राजा थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? छप्पय, बरवय, कड़खा। तो बरवय रामायण जो है वो तुलसीदास की है। सूरदास कृष्ण भक्ति के किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो सूरदास जो थे वो वल्लभ संप्रदाय में थे। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनैया छूटी, बिसर गयो हरिनाम। यह कथन कुंभन दास का है। ये अकबर से मिलने गए थे, उनके वहाँ सीकरी, फतेहपुर सीकरी तभी लिखी थी उन्होंने। उलट बांसियाँ किसने लिखी हैं? तो कबीर ने लिखी हैं उलट बांसियाँ। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध रचना का नाम सुदामा चरित है। भक्तमाल के रचयिता नाभा दास हैं। सूरदास ने अपने किस कृति के अंत में पद में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है? तो इन्होंने साहित्य लहरी में दिया है। ठीक है। साहित्य लहरी में 118 पदों की लघु रचना है इसके, साहित्य लहरी। अंतिम पद में सूरदास का वंश वृक्ष दिया गया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरजदास है और वे चंद्रवरदाई के वंशज सिद्ध होते हैं। कुतुबन की रचना का नाम तो मृगावती है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी भाषा में लिखी गई है। चंदायन की रचना 1379 1379 में हुई थी। निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो रहस्यवाद है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है, इसमें यही आंसर होगा। बाह्य आडंबरों का खंडन किया गया है, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। गुरु गोविंद दो उखड़े काकू लागे पाए और गुरु सुआ मोहि पंथ दिखावा, ये सब संत मतलब वहाँ का है, सूफी का है, और ये कबीरदास के संत से है। साहित्य लहरी सूरदास का है, जिसमें वंश परंपरा दिया है। निम्न में विष्णु संप्रदाय को किस संज्ञा से अभिहित किया जाता है? तो रुद्र संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय दिया था, उसी को विष्णु संप्रदाय भी कहते हैं। घूंघट के पटखोल रे तो को पीऊ मिलेंगे घट घट में, ओ ही साई रमता कटुक वचन मत बोल रे। तो ये कबीरदास की पंक्ति है। पुष्टि मार्ग की साधना किस संप्रदाय की मान्य भक्ति पद्धति है? तो ये वल्लभ संप्रदाय ने दिया था, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की बात की थी। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी? तो इन्होंने हनुमान बाहु लिखी थी, सॉरी, कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका दिया हुआ है इसमें। हनुमान बाहु की रचना इन्होंने हनुमान बाहु से पीड़ा के लिए लिखी थी। उधो मन नाही 10-20 एक हूँ तो सो गयो श्याम संग को आराधे, इस पंक्तियों के रचनाकार हैं सूरदास हैं। भरत चरण सिरुनाय तुरीत गयऊ कपि राम पही, कहीं कुशल सब जाई हरख चलेऊ प्रभु जान चढ़ी। पंक्तियाँ किस कांड से संबंधित है? तो ये उत्तरकांड से संबंधित है। मसलनामा के रचयिता जयसी हैं। सूरदास किस रस का कोना कोना झाँकाए हैं? तो वात्सल्य रस का कोना कोना झाँकाए हैं। मन थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल जगत ज्वाला हरण, ये मीराबाई की रचना है। तुलसीदास ने राम के दरबार में रखने के लिए अर्जी के रूप में किस ग्रंथ की रचना की थी? तो इन्होंने विनय पत्रिका को अर्जी के लिए लिखा था। गुरु ग्रंथ साहब के संकलनकर्ता कौन से थे? तो अर्जुन देव थे। कबीर की अरे इन दोउन राय न पाई पंक्ति में दोउन शब्द किसके लिए आया है? तो हिंदुओं और मुसलमानों के लिए आया है। निम्नलिखित में से कथन में से संत एवं सूफी काव्य की प्रवृत्तियां असमानता सिद्ध होती है। दोनों काव्यों में प्रेम का महत्व स्वीकार किया गया है। प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है। दोनों में अव्यक्त सत्ता की प्राप्ति का संग, दोनों साधक हैं। तो दोनों की प्रणय भावना विशुद्ध भारतीय है जी, नहीं। जो जायसी का है ना वो भारतीय नहीं है, सूफीज में है। सूफी इसलिए क्या है अरब से। उर में माखन छोर कड़े हैं, अब कैसे कैसे हूँ निकटत नहीं उधो तिरछे जो अड़े हैं। तो ये पंक्ति सूरदास की है। अपना मस्तक काट के कैबीर हुआ कबीर, ये दादू का है। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद।
नानक दर्शन का सार तत्व है, सार तत्व जो है जपू जी है। मीराबाई के गुरु रैदास थे। निम्न में अष्टछापे में एक वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तो नंददास वल्लभाचार्य के नहीं हैं, कृष्णदास वल्लभाचार्य के हैं। गोविंद स्वामी, ये सभी लोग विठलनाथ के, तीनों बाकी तीनों विठलनाथ के शिष्य हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिहु मोह न भाग बोय मोह भय राम पद छोहोड़ न दृढ़ अनुराग। दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है? तो उत्तर कांड से है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो मिले प्रेमी न कोई, प्रेमी को मिले सब भी अमृत होय। इस साखी के कबीर के अनुसार दोनों प्रेमी हैं, आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं कबीर। देखी मही सकल सकुचाने बाज झपट जनु लवा लुकाने। रामचरितमानस की उपयुक्त चौपाइयों में राजाओं के सकुचाने का क्या कारण था? तो परशुराम के आगमन का कारण था। भक्ति आंदोलन एक जातीय एवं जनवादी आंदोलन है। यह किसने कहा है? तो जातीय एवं जनवादी शब्द जो है रामविलास शर्मा का है। मोह पर कृपा स्नेह विसरनी, खेलत खुनीस न कबहू देखी। रामचरितमानस में उक्त कथन कब और किसने कहा है? तो भरत ने राम से वन में मिलते समय कहा है। अष्टछाप की स्थापना का श्रेय किस आचार्य को है? तो विठलनाथ को है अष्टछाप की स्थापना। अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार संखों की संख्या जो है वो संतों की संख्या 12 मानी गई है। तो आगे हम रीतिकाल के प्रश्न देखते हैं। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो पहले तो आचार्य शुक्ल ने ही सुझाव दिया था, लेकिन कहने को कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार आचार्य केशवदास हैं। रीतकाल को अलंकृत किसने कहा? तो मिश्र बंधुओं ने कहा अलंकृत काल। रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? तो बिहारी हैं। बिहारी सच से ही लिखा था। भूषण बिन न बिराजई कविता बनिता अमित, केशवदास की पंक्ति है। बिहारी कवि हैं रीति सिद्ध के। भाषा बोले ने जानहि के जिनके कुल के दास, जानहि जाके कुल के दास नहीं जिनके कुल के दास, केशवदास की पंक्ति है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ न कुशैन अब बांक नहीं, ये पंक्ति घनानंद की है। सुजान विनोद के रचनाकार घनानंद नहीं सॉरी देव हैं। सुजान सार लिखा है ना। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कृष्णचरित। दृगर्जत टूटत कुटुम्ब जूरत चतुर्चित प्रीति, यह कथन बिहारी का है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो बिहारी रीति सिद्ध के कवि हैं, बाकी ऊपर के तीनों रीति मुक्त कवि हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर का भी नाम आता है रीति मुक्त में। घनानंद किस वर्ग के कवि हैं? तो अभी हमने देखा रीति मुक्त कवि हैं। निम्नलिखित में से बिहारी की रचना कौन सी है? तो बिहारी ने बिहारी सत्सई लिखी है। अविधा उत्तम काव्य मध्यम लक्षणा हीन अधम व्यंजना रस विरस उलट कहत नवीन शब्द। शक्ति के विषय में निम्नलिखित कथन देव का है। शिवा को बखानो के बखानो छत्रसाल को। शिवा का अर्थ क्या है? छत्रपति शिवाजी। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति है नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपण है ग्रंथ है शिवराज भूषण। 105 अलंकारों के का वर्णन है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि है तो घनानंद को माना जाता है। मतीराम की भाषा है, इनकी भाषा साहित्यिक ब्रज भाषा है। कवित्त रत्नाकर है की भाषा में रचित है तो ये ब्रज भाषा में है। सेनापति की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में आता है? तो मतीराम जो हैं रीतिबद्ध के हैं, बिहारी रीति सिद्ध के हैं और घनानंद आलम रीति मुक्त के हैं। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। यह आचार्य शुक्ल ने सेनापति के विषय में कहा है। निम्नलिखित में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है? तो बिहारी ने नहीं की है। शगुन अलंकार सहित दोष रहित जो होए, शब्द आधारो ताको कवित विबुद्ध कहत सब कोई, ये चिंतामणि की पंक्ति है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ है रसिक प्रिया। देव किस प्रकार के कवि हैं? तो देव रसवादी हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद सभी रीतिकाल के कवि हैं।
रीतिकाल का कौन सा कवि? बाकी ऑप्शंस में अलग अलग कवि हैं। नंदास, सूरदास ये भक्ति परंपरा के कवि हैं। मैथिली शरण गुप्ता, दिनकर ये लोग आधुनिक युग के। जायसी ये सूफी। विद्यापति जो हैं आदिकाल के हैं। चंद्रवरदाई भी आदिकाल के हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसमें सभी रीतिकाल के कवि हैं। रीतिकाल का कौन सा कवि वीर रस की रचना काव्य की रचना करता था? भूषण। पद्माकर द्वारा अलंकृत अलंकार ग्रंथ कौन सा है? तो इन्होंने लिखा है पद्माभरण। मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ जो है ललित ललाम है। इनमें से किसने आदिकाल को जयकाल तथा रीतिकाल को कलाकाल कहा है? तो ये रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। तो मतीराम जो है ये निरूपक काव्य नहीं किया है। कविता उनकी श्रृंगारी या प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती। बिहारी की कविता के संदर्भ में ये कथन आचार्य शुक्ल का है। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है। यह रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल की परंपरा का श्रेय चिंतामणि से माना है। ठीक है। भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? तो इन्होंने सर्वांग विवेचन किया है। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। नैन नचाए मस्काए फिर अयो खेलन होरी पद्माकर का है। वृंद सत्सई के विषय में तो वृंद सत्सई जो है नीति परक है। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगरी चार गुराई या मतीराम की पंक्ति है। अमित हलाल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक पर जे वहीं चितवत एक बार उपयुक्त पंक्तियां रसलीन की हैं। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों जो निहारिये घनानंद की पंक्ति है। भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे सो घन जी के कवित्व बखाने ये ब्रजरत्न दास ने घनानंद की कवित्व के बारे में कहा है। काव्य की रीति सीखी सुखी सुकवीन सुदेखी सुनी बहुलोक की बातें काव्योक्ति के कवि हैं। तो भिखारी दास। लोगन कवित खीबो खेल करी जानो ठाकुर की पंक्ति है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनंद के जल सो पग धोए किस कवि की पंक्तियां हैं? तो यह जो है नरोत्तम दास की पंक्ति है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? तो इन्होंने शाहजहां की प्रशंसा की है। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। तो ये हित तरंगणी है। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। सेनापति नहीं है रीति मुक्त के कवि। नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है। तो इन्होंने छत्र प्रकाश भूषण की रचना है। अरे नहीं सॉरी, लाल कवि की रचना है छत्र प्रकाश। छत्रसाल जो लिखा है वो भूषण ने लिखा। छत्रसाल पर अधर मधुरता कठिनता कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक और न। उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिक को परिभाषित किया है? तो ये भिखारी दास ने। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था। यह आचार्य शुक्ल का है। रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? तो ऋतुओं और त्योहारों पे जो काम किया था ये पद्माकर ने। तिय सैसव जोबन मिले भेद न जान्यो जात प्रात समय निधि द्योष के दुओ भास दर्शात। नायिका की स्थिति का अवस्था है। तो यह वयम संधि ये रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। रचना काल के अनुसार तो रचना काल के अनुसार चिंतामणि देव भिखारी दास ये वाली लास्ट वाला ऑप्शन है। महाराजा जसवंत सिंह आएंगे चिंतामणि के बाद। एक सेकेंड। ठीक है। ये लिखी बैठी जाकी सभी कहीं कहीं गर्भ गरूर भयन केते जगत के चतुर चितेरे कुर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ क्या है? तो चित्र नायिका के समान है। गीति संग्रह
के रचनाकार हैं। गीति संग्रह जो लिखा है रसनिधि ने लिखा है। सेम पागल बना। रसनिधि का वास्तविक नाम पृथ्वी सिंह था। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला के स्त्रियों की से गारी गीत गवाया है? तो ये गवाया है केशवदास ने। राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के रूप में कैसा रहा? तो चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर हार्स और पतन का युग रहत है। रथ पालकी गए गृह ग्राम चारु आकर लगाए लेत लाखम के सामा हो। कवि ये पद्माकर का है। पीताम्बर दत्त पड़तवाल के अनुसार जो रामचंद्रिका है वो फुटकर कवित्व का संग्रह। ये क्वेश्चन पूछा था अभी बीपीएससी में बिहार में। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति जो है स्वानुभूति और स्वच्छंदता की है। आगे जितना आपके लिए है ज़रूरत उतना ही देखते हैं। धीर धीर में चार बांध पंक्तियाँ स्त्री की किस्मत स्थिति का संकेत दुखारी तिरेक के। निम्नलिखित में किस कवि ने सत्सई की रचना नहीं की है? तो इसमें से चिंतामणि ने सत्सई की रचना नहीं की है, बाकी तीनों ने सत्सई लिखी है। मतीराम सत्सई मतीराम ने लिखी है। राम सहाय ने भी सत्सई लिखी है। अमीरदास ने भी सत्सई लिखी है। कालक्रम की दृष्टि से ग्रंथों का सही अनुक्रम तो रस रहस्य भाव विलास काव्य निर्णय जगत विनोद है। लास्ट वाला बिहारी सत्सई पर फिरंगे सत्सई के नाम से फारसी भाषा में टीका लिखी गई जिसकी रचना है आनंदीलाल शर्मा। अष्टयाम किसकी रचना है? तो अष्टयाम लिखी है देव ने। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो सोलंकी राजा रुद्र शाह ने दी थी। गंगा लहरी ये पद्माकर की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है? रीतिबद्ध धारा कवि को आचार्य कवि कहा जाता है। बिहारी रीति सिद्ध धारा का प्रतिनिधि। केशव रीति मुक्त धारा के कवि यही है सत्य केशव रीतिबद्ध के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य चिंतामणि को माना है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कवियों में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता का चयन कीजिए। रीतिकाल में अलंकरण की प्रधानता है, बिल्कुल। रीतिकाल की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा है, बिल्कुल। प्रकृति रूपों का वर्णन हुआ है। लक्षण ग्रंथों की तो प्रकृति का आलंबन रूप में नहीं उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है। जिन देखे वह कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब की अपत कटीली डार, यह बिहारी की है। विरह वारिस की रचना तो ये बोधा ने की है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। क्या लिखा है? अलंकार ग्रंथ है। हाँ। जाति विलास की रचना की है देव ने। किस रीतिकालीन रचना को छंदो कहा जाए अब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को। सीख लीनो मृग मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जसो प्रताप को कहानो, यह पंक्ति है ठाकुर की। इनकी सी विशुद्ध सरस एवं शक्तिशाली ने ब्रज भाषा लिखने में कोई और कवि समर्थ नहीं हो। ये घनानंद के बारे में कहा है आचार्य शुक्ल ने। निम्नलिखित में से रीतिकालीन आचार्यों की श्रेणी में कौन शामिल नहीं है? तो उद्याता आचार्य नहीं शामिल है। कवि शिक्षक भी आचार्य होते हैं, व्याख्याता आचार्य होते हैं, भावक आचार्य होते हैं। तो अब हम आगे भारतेंदु युग पे देख रहे हैं। भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक तो बाबू तोताराम है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1870 में काशी में कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी और इन्होंने भाषा संवर्धिनी सभा की स्थापना की है। ठीक है। निम्नलिखित कवियों में भारतेंदु युगीन कौन है? तो अब बद्री नारायण चौधरी हैं, बाकी सब द्विवेदी युग के हैं। वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की गामे की कहावत बेधड़क प्रताप नारायण मिश्र के बारे में ये कहा गया है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादन किया करते थे। घूरे का लत्ता बीने कनातन का डोल बांधे जैसा शीर्षक लेखक दिया है प्रताप नारायण मिश्र ने। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, प्रताप नारायण मिश्र ने अपने पत्रिका के लिए कहा था। ब्राह्मण गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले कलम के कारीगरी समझने वाले लेखक थे। तो आचार्य शुक्ल ने कहा है। कलम की कारीगरी के लिए बद्री नारायण चौधरी के लिए कहा था, इसमें गलत लिखा गया है। हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु युग को कहा जाता है। भारतेंदु काल की नई मानसिकता का उन्मेष काल निहिम किया है पुनर्जागरण काल के लिए। भारतेंदु युग इन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित विषय वस्तु से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो ये
जीवन में मार्मिक भाव व्यंजक चित्र प्रस्तुत कलात्मक कहानियाँ, ये वाला कथन गलत है, बाकी सब सही है, देख लीजिएगा इनको। बिहारी बिहार लिखा था अंबिका दत्त व्यास ने। भारतेंदु योगिन लेखक हैं तो प्रताप नारायण मिश्र हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, बालकृष्ण भट्ट का है। कवियों में कौन भारतेंदु योगिन नहीं है, तो हरिऔध नहीं है। निम्न कृतियों में से कौन भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य कृति नहीं है, तो ये प्रेम पुष्पावली नहीं है। प्रेम पुष्पावली जो है प्रताप नारायण मिश्र की है। निम्नलिखित में कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो ये कल्पना और असाध्य बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, इसमें नहीं है। आँख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, बालकृष्ण भट्ट। निज भाषा उन्नति है, ये आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। हिंदी हिंदुस्तान का नारा दिया था प्रताप नारायण मिश्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। गद्य और पद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली का व्यवहार किया था, ऐसा नहीं था, ये द्विवेदी युग में शुरू हुआ था। भारतेंदु हिंदी योगदान का स्वरूप क्या है, तो सभी साधनों के माध्यम से इन्होंने प्रयोग किया था। बद्रीनारायण उर्दू में रसा नाम अब्र नाम से करते थे। रसा नाम से कौन करता था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। उर्दू में कविताएं। भारतेंदु युग के कवियों में अधिकांश कवि किस भाषा में कविता की है, तो कविता जो की है इन्होंने ब्रज भाषा में, नहीं, कविता जो की है वो खड़ी बोली में की है, हाँ ब्रज भाषा में, सॉरी कंफ्यूज हो रही हूँ मैं ही। भारतेंदु युग की कौन सी रचना प्यार छंद में लिखी गई है, तो प्रातः समीरन जो है वो प्यार छंद में लिखी है। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं, इसलिए कविताओं की भाषा इन्होंने ब्रज ही रखी थी। और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। और गद्य की भाषा इन्होंने खड़ी बोली रखी थी। निम्नलिखित साहित्य सबसे कम आयु किसकी रही, तो सबसे कम आयु भारतेंदु की ही रही, 35 वर्ष की आयु रही मात्र। आचार्य शुक्ल की दृष्टि किसी के लेखक व्याकरण नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, तो भारतेंदु युग के लेखक जो व्याकरण नियमों पर अच्छी तरह पकड़ नहीं थी। साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, यही था। गद्य इसके पहले नहीं थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादित पत्रिका तो बाला बोधिनी। 73 में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की थी भारतेंदु ने, पता है भारतेंदु की पत्रिका है ये। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 तक के ईस्वी काल को किस नाम से अभिहित करते हैं, तो ये भारतेंदु युग है। भीतर भीतर सब रस्सू से हंस हंस के तन मन धन बूझे, कौन कहो सखी कौन साजन नहीं अंग्रेज, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था। पहेलियाँ। भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसकी काव्य की ब्रज भाषा का भी, ये कथन है शुक्ल जी का। नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, तो भारतेंदु को। भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्ट मार्ग में दीक्षित था, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है, तो भक्ति सर्वस्व, ये प्रेम तरंग, श्रृंगार, मधुकुल। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है, तो सबसे पढ़े थे भारतेंदु ही इनमें से, फिर बद्रीनारायण चौधरी थे, और फिर प्रताप नारायण मिश्र, फिर ठाकुर जगमोहन सिंह। 1850, 1855, 56, 57, ये क्रम है। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की सूत्रपात किया था अयोध्या प्रसाद खत्री ने। प्रयाग रामागमन के लेखक हैं प्रेमघन। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया था, तो कवि वचन सुधा ने दिया था, भारतेंदु की पत्रिका। निम्नलिखित में से 19वीं सदी खड़ी बोली में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है, भारतेंदु। समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी, तो भारतेंदु युग की विशेषता थी। बकरी बिलाप भारतेंदु का है। ठीक है, अब हम द्विवेदी युग देखते हैं।
द्विवेदी युग पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर छायावाद पे भी कर लेंगे। ये सारा सफिशिएंट रहेगा आपके आने के लिए एग्जाम में। इसके बाहर से तो मुश्किल ही है क्वेश्चन आना। कौन सा कवि द्विवेदी काव्य विशेषता द्विवेदी युग की नहीं है? तो वृत्तात्मकता भी है, सुधारवाद भी है, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा भी की थी, स्वानुभूति की प्रत्यक्ष विवृत्ति नहीं है, ये छायावाद की विशेषता है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे, अभी आओ विचारे मिलकर आज समस्याएं सभी। उपयुक्त पंक्तियां जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, ये पंक्तियां जयद्रथवध की हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथवध। हिंदी में मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विचार किया था। प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, इसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सन्निहित। ये काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो ये रामनरेश त्रिपाठी की हैं। क्षत्रिय उठो अब कयश की, ये मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती की रचना है से है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्षत्रिय उठो अब तो कुयश की कालिमा मेड़ दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेड़ दो। वैश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का काम देश का सब धन विदेशी हर रहे, पार है कलेश क्या कलेश का। पंक्तियों के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसे ही आधुनिक काल में किस कवि में मिलता है? तो हरिऔध। आधुनिक युग के सूरदास हैं ये। सूरदास भक्ति, अच्छा सॉरी, ये मैथिली शरण गुप्त के बारे में कहा गया है। भक्ति काल में गृहस्थ जीवन जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में, अच्छा भक्ति काल गृहस्थ जीवन की बात की है तो मैथिली शरण गुप्त ने किया है। कि प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य के रूप में देखने को मिलता है? तो ये प्रबंध ज़्यादा लिखे थे। इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की विशेषता है। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग की काल सीमा जो है 1900 से 1918 मानी जाती है। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं। करते तुलसीदास भी कैसे मानस स्नान, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद, तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन खड़ी बोलियों में प्रतिष्ठित करने का काफ़ी योगदान दिया? तो ब्रज भाषा से। दिवस का अवसान समीप था, प्रिय प्रवास से है ये पंक्ति हरिऔध के, देख लीजिएगा। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा हुआ है? तो लक्ष्मण और उर्मिला। विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था, यह भारत भारती से है। मैथिली शरण गुप्त के 1912 में प्रकाशित हुई थी। किसके साहित्य को हम सरस्वती और हिंदू के जिस प्रयोगात्मक रूप में वही उस साहित्य का असली रूप है? तो द्विवेदी युग का वह साहित्यकार जिसे कविता कामिनीकांत, भारतेंदु प्रख्यू, साहित्य सुधाकर, तो ये नाथूराम शर्मा शंकर की उपाधि है। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो श्रीधर पाठक हैं। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने, नक्तल शुद्ध अकेला यह जीवन निरुपाय, तो ये श्रद्धा सर के मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? तो कुसुमांजलि नहीं है, सॉरी स्वप्न नहीं है, बाकी तीनों ही नहीं किए। स्वप्न रामनरेश त्रिपाठी की है। द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे। मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो अचल कर मतसाल, ये पंक्तियां जो हैं ये मैथिली शरण गुप्त की हैं। मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त कविताएं करते थे। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी अनुदित मौलिक नहीं है? तो अनुदित इन्होंने लिखा है मेघनाथ वध। गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मध्य में झूमने वाले कवि नहीं हैं। मैथिली शरण गुप्त पर यह देखिए, मैं बोली नहीं हूँ, आप लोग चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ये दूर दूर तक पहुँचे चैनल, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का यह मंतव्य किस विचारकों में किसका है? गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, तो ये आचार्य शुक्ल ने कहा है। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक भिक्षुक से लेकर, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कथन। भारत भारती की रचना का उद्देश्य क्या है? तो सभी का है।
मतलब वर्तमान अतीत से प्रेरणा ग्रहण करना, वर्तमान को सार्थक करना और भविष्य का निर्माण करना, ये सभी है। हरिहरकृत उस महाकाव्य का नाम लिखे जिसमें संस्कृत छंदों प्रयोग हुआ है, तो प्रिय प्रवास। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है ना, सभी ग्राम गीत 10 खंडों में है, ये तो सही है। इसके चलिए की कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? वर्ण विषयों का कैसा काव्य रूप में राष्ट्रीयता का अभाव नहीं है, ऐसा नहीं है, राष्ट्रीयता है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमयी प्रभाव डालती है। कवि के संबंध में यह विचार किसका है? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का ही है। जकी उपनाम से सब कुछ बताया गया है आपको। देखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर का उपनाम है। उठ जग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ सोवत है, अवधि सम्राट की रचना है। तो ये वंशीधर शुक्ल की रचना है। निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युग की कविता की प्रवृत्ति नहीं, कल्पना का अतिरेक नहीं है। इसके प्रवृत्ति नहीं, ये छायावाद का है। द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित व्याकरण, विरुद्ध और पटांग भाषा चारों ओर दिखाई, आचार्य शुक्ल ने कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में। सच्चा प्रेम वही जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो, निर्भर त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है करो, प्रेम पर प्राण निछावर। ये पंक्ति जो है राम नरेश त्रिपाठी की है। कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी, कला तुलसी प्रसाद अयोध्या सिंह उपाध्याय का। नहीं वह पत्थर जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कविता आत्माराम के पद्म छद्म नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी की आलोचना किसने की थी? तो बाल मुकुंद गुप्त ने की थी। अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था। यह कथन किस आलोचक के ने किसके बारे में कहा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बाल मुकुंद के बारे में कहा है। द्विवेदी युग को जागरण काल किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। ठीक है, छायावाद पे देख लेते हैं। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। तो नंदुलाल वाजपेयी का कथन है। प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 15 सर्ग है, 16 नहीं है, पहला गलत है। बाकी तीनों सही है। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत जो है अरविंद दर्शन से प्रभावित हो गए थे बाद में। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह का प्रतिक्रिया डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में, तो ये इनका राम कुमार वर्मा का कथन है। पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों में भिक्षुक की दयनीय स्थिति का वर्णन है। इनमें छायावाद की विशेषताओं से निराला का है ये कविता भिक्षुक। छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं? आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, कल्पना की अतिशयता, सूक्ष्म के प्रति स्थूलता विद्रोह, सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। तो सूक्ष्म के प्रति स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है ना। प्रकाशन उल्टा दिया है इसलिए वो गलत है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से पंथ की परंपराओं का सही कालक्रम, तो पल्लव है, पल्लव गूंज युगांत ग्राम्य क्या है सही क्रम? तो ग्रंथि है, गुंजन है, फिर युगांत है और ग्राम्य है। ठीक है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से महादेवी वर्मा के काव्य संग्रहों का क्रम सही क्रम निर्सा निर और निर्सा निहार, निर्जा जो है बीच में है, तो ये होगा निहार। ठीक है, सही है। निराला की कविता जूही की कली को किस संपादक ने बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। दुख की पिछली रजनीवेश विकसता, सुख का नवल प्रभात, कामायनी की पंक्ति है प्रसाद जी की। हो गया है व्यर्थ जीवन में रण में गया हार, पंक्तियाँ वनबेला से हैं। छाया उनका निराला का है। छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रजरस के रचनाकार हैं राय कृष्णदास। लोकायतन पंथ की प्रबंध कृति है जो किन 2 खंडों में विभाजित है? तो बाह्य और अंतश्चैतन्य।
ज्ञान भिन्न कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी न हो, मन की एक दूसरे से मिल न सके, ये रहस्य सर्ग से है कामायनी के। जयशंकर प्रसाद के कृतियाँ किस विकल्प में है? तो झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी, स्कंद, तो ये सब जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। छाया तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, तो महादेवी वर्मा ने कहा है। नौका विहार कविता में गंगा की लहरों के बीच चांद के प्रतिबिंब के लिए किस प्रकार की नायिका का उल्लेख है? तो मुग्धा नायिका है। कामायनी में मनु ने श्रद्धा को क्या कहकर संबोधित किया? वसंत के दूत। कामायनी का प्रारंभ से लेकर वासना तक के सर्गों का सही क्रम है। चिंता की आशा में श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया। चिंता की आशा में श्रद्धा ने काम वासना को लज्जित किया, यही है इसका ट्रिक है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा किन दो कविताओं का सार तत्व है? राम की शक्ति पूजा तो तुलसीदास और सरोजमती, इनके रामविलास शर्मा मानते हैं ऐसा। कामायनी में श्रद्धा किस गोत्र की है? तो श्रद्धा जो है काम गोत्र की है, कामदेव की पुत्री मानी जाती हैं। निम्न में से कौन सी छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता नहीं है? इतिवृत्तात्मकता जो है द्विवेदी युग की विशेषता है। छायावाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? छायावाद कवियों ने प्रधान के रूप में प्रणय और की अनुभूतियों को व्यक्त किया है, तो यही है। छायावाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? छायावाद राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के रूप में राधा कृष्ण दास नहीं है, ठीक है। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम करो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, सरयू में संकलित राम के पुरुष, ये कथन किसका है? तो ये जाम्बवान ने कहा था। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ जो आज नहीं कही, तो ये दुखी जीवन जो, तो ये सरोज स्मृति की है कथा। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये सुमित्रानंद पंत का कथन है। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? कामायनी में। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक के द्वैत और संघर्ष के ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? तो छायावाद। काव्य की आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति, जयशंकर प्रसाद का कथन है। कामायनी में कौन सा सर्ग नहीं है? लोभ सर्ग नहीं है, बाकी सब है। चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं वह हल्की सी मचलन हूँ जो बनती कानों की लाली, लज्जा का है। वो जीवन की मरुमरीचिका कायरता से अलस विषाद, इसका व्यांश में किस भाव को दर्शाया गया है? चिंता। उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, जिसे अनंत अभिलाषा के सपने सब सच सब जगते रहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से हैं? तो लज्जा सर्ग से है। कामायनी में श्रद्धा सर्ग क्रमानुसार किस क्रम पर है? श्रद्धा, चिंता, आशा, श्रद्धा, तृतीय। वह एक और मनु रहा राम का, जो न थका जो नहीं जानता, दैन्य नहीं जानता विनय, राम की किस विशेषता की ओर? तो दृढ़ निश्चय। राम की सुक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है। रवि हुआ अस्त ज्यों ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। महादेवी वर्मा श्रृंखला की कड़ियाँ से ये कथन लिया गया है। कामायनी का महाकाव्यत्व असंदिग्ध है, कथन किसका है? नगेंद्र का है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, लज्जा सर्ग का है। विश्वास रजत नग्त पगतल में, पीयूषश्री बहा करो श्रीवन के सुंदर समतल में। कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति है? तो इसमें शैव दर्शन है। वस्तु विन्यास की सृष्टि से कामायनी को दुखांत रचना मान लेने में कोई आपत्ति नहीं है, कथन है नंदुलारे वाजपेयी की। क्या दुखांत? वस्तु विन्यास कामायनी को दुखांत रचना मान लेने को। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सका त्रस्त, तो निश्चय तुम कर लोगे, सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। राम की शक्ति पूजा में जाम्बवान ने ये कथन कहा है राम से। छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच वैसा ही संबंध दिखता है जैसा मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीतिकाल के बीच
तो ये कथन किस आलोचक का है? तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, इन पंक्ति तो सुमित्रानंद पंत का कथन है। छायावाद को मधुचर्या आचार्य शुक्ल ने कहा है। छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है? तो नामवर सिंह ने कहा है। छायावादी काव्य में भारतीय परंपरा के जीवन तत्वों का समावेश हुआ है। तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। तो इसी के साथ हम आगे प्रगतिवाद और प्रयोगवाद पे आपको MCQ मिला हुआ है, इन सभी को देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।